हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। और चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिल्कुल आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर आपके लिए आया। और आज का शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि परीक्षाओं में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ना केवल पब्लिक सर्विस कमीशन बल्कि आपको रेलवे, एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर अन्य सभी परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बनते भी बहुत सारे हैं। तो चलिए आज हम लोग है सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में पूरे तरीके से जानेंगे। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आज हम लोग देखेंगे, जरा सा उसको बोर्ड पे देखिएगा। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसका उद्देश्य आखिर क्या था, इसको जानेंगे। दूसरा, उस समय में तात्कालिक स्थिति क्या थी भारत की। और तीसरा, आईएनसी का युग अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस का युग जो था वह दो भागों में इसको बांटा गया था, उदारवादी और फिर उग्रवादी युग। तो उसको हम लोग जानेंगे। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे आगे काफी प्रश्न इससे है सो हम बनाएंगे और आपको बताएंगे, लेकिन आज केवल 10 प्रश्न। और फिर 1885 से नियमित हुए सम्मेलन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये सभी जो सम्मेलन, जो वार्षिक सम्मेलन होते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उसमें जो महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुए वे सभी आपको है सो उस संदर्भ में भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आप स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो एयो हुयूम साहब के द्वारा किया गया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग एयो हुयूम के विषय में जान लें। तो एयो हुयूम का नाम एलेन ओक्टेवियन ह्यूम था और ये ब्रिटिश कालीन यहाँ भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे और राजनीतिक सुधारक थे। इनका जन्म स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में हुआ था और लंबे समय तक यहाँ भारत में रहे और भारत में ही ये सेवा से अवकाश ग्रहण की अर्थात सेवानिवृत्त हुए। 1857 की जो प्रथम विद्रोह जो हुआ था, 1857 का सैनिक विद्रोह, उस समय में ये आपको ह्यूम साहब इटावा अर्थात उत्तर प्रदेश के कलेक्टर थे और इन्हें चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण इनके द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कांग्रेस के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। 1885 में इनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसका पहला अधिवेशन जो बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, प्रश्नों में बहुत बार पूछे गए हैं उस प्लेस का नाम, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह प्रथम बैठक बंबई में किया गया। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रारंभिक रूप में इसके जो स्थान निश्चित किए गए थे वो पुणे किए गए थे। पुणे में किया गया था। आपको 25 से लेकर 28 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया था 1885 में कि वहां पर किया जाएगा, लेकिन आपको जो है सो हैजे के प्रकोप, वहां महामारी फैल जाने की वजह से स्थान परिवर्तन किया गया और यह जो है सो बंबई में निर्धारित किया गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सम्मेलन की अध्यक्षता किसी न किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है और प्रथम जो हमारा ये आपको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सम्मेलन बंबई में हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल दोस्तों, WC बनर्जी के द्वारा। कभी कभी अंग्रेजी में लिख दिए जाते हैं और थोड़े कंफ्यूज जो होते हैं यहाँ पे, चूंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर और भी इससे मिलता जुलता नाम डाला गया है और कंफ्यूजन वहाँ पे बना है, तो इसलिए अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। प्रथम जो सम्मेलन हुआ उसमें कुल 72 सदस्य उपस्थित हुए थे और उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। सभी महत्वपूर्ण हैं और प्रारंभिक नाम इसका क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन इसका प्रारंभिक नाम था और आईएनसी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम दिया गया था वह आपको दादा भाई नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो ये इतने महत्वपूर्ण बातें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनती है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की उद्देश्य क्या था, स्थापना का उद्देश्य था। आखिर एयो हुयूम साहब
जो इसको स्थापना किए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था उस समय में? तो बिल्कुल दोस्तों, उस समय में भारत की स्थिति कुछ विपरीत थी। अब जो है सो जो भारतीय, आप यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। आपको है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, और भारत में जो आपको है सो यूनिटी लोगों के बीच में नहीं था, अर्थात जितने भी यहाँ शासक वर्ग थे उन लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी, और उसका फायदा उठाकर यह एक व्यापारिक कंपनी एक शासकीय रूप में यहाँ पर अपने आप को प्रतिस्थापित कर ली। और धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों पर अत्याचार, जुल्म का सितम शुरू हो गया। हमारे जमीनों को हड़प लिया गया, हम पर ही शासन किए जाने लगे और तरह तरह के अत्याचार हम पे किए जाने लगे थे। अब कहीं अंदर में विरोधाभास की स्थिति अंग्रेजों पर हम लोगों का शुरू हो चुका था। अब हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, और तरह तरह की बातें होने लगी थी इनके विरोध स्वरूप, और यह बात अंग्रेजों तक जा चुकी थी। और अब वह चाहते थे कि किस प्रकार से इन लोगों को शांत किया जाए, और बस ये ही एक सोच लेकर है सो INC की स्थापना की गई, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना यहाँ पे किया गया। यह एक सलाहकारी, अंग्रेजों के लिए एक सलाहकारी संगठन के रूप में उनके द्वारा स्थापित किया गया था, जो यह सलाह दें कि सरकार के द्वारा क्या क्या त्रुटियां शासन में हो रही हैं और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सलाहकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि भविष्य में यही सलाहकारी संस्था कभी उसे उखाड़ फेंकेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एओ हुयुम किस प्रकार से इसे स्थापित कर पाए। तो दोस्तों 1882 में एओ हुयुम साहब सेवानिवृत्त हुए, और 1883 में वे हैं जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के 50 स्टूडेंट्स के नाम से एक खुला पत्र जारी किए, जिसमें 50 स्टूडेंट को यह कहा गया कि यदि वह निस्वार्थ भाव से देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयत्न करें तो आगे का कार्य सरल हो सकता है। और उनके नाम एक खुला पत्र, सभी वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम उनके द्वारा पत्र भेजा गया। और इसी समय में 1884 में मद्रास के अडियार में थियोसोफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, और मद्रास में दीवान रघुनाथ राव, बिल्कुल दोस्तों नाम जरूर से याद कर लेंगे, दीवान रघुनाथ राव के आवास पर है सो प्रमुख 17 व्यक्तियों की बैठक वहां पर हो रही थी, जो पहले से ही एक देशव्यापी संगठन कायम करने के लिए निश्चय करके वह बैठक किया गया था 17 व्यक्तियों के द्वारा। और फलतः यह आपको है सो दिसंबर 1884 में एक संगठन कायम हुआ, और वह था नाम इंडियन नेशनल यूनियन। यह देशव्यापी संगठन की स्थापना हुई थी। बाद में उसी संगठन का नाम परिवर्तित करके इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किया गया। तो ये आपको है सो इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। अब हम लोग आते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है सो एओ हुयुम साहब भारत के वायसराय डफरिन से विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श के बाद डफरिन साहब जो भारत के वायसराय थे उनका भी इसके प्रति सापेक्ष दृष्टिकोण होता है, और उनके द्वारा भी कहा जाता है कि हाँ यह अच्छा होगा अगर इस तरह का कोई संगठन हो जो शासन व्यवस्था की त्रुटियों को बताए और हमें सलाह दे। और इसके बाद एओ हुयुम साहब चले जाते हैं ब्रिटेन में जाकर इंग्लैंड में वैसे लोग, सभी लोग जो भारत के प्रति सोच रखते हैं उन सभी से वार्ता करके और भारत में आकर इस संगठन को स्थापित करते हैं, और जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल यूनियन का परिवर्तित नाम आपको है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम लोग दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं और दूसरे कदम की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वार्षिक सम्मेलन बैठक होते हैं उन सभी को देखेंगे। लेकिन क्या यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या इसकी विचारधारा क्या थी, इस पर हम लोग देखते हैं। तो आप गौर करेंगे, खास करके 4 सम्मेलन जो हुए हैं उसको गौर करेंगे यहां पर, तो आप
देख सकते हैं कि ये 4 बैठकें हुई है। तो आइए हम लोग यहाँ पर 4 जो सम्मेलन हुए, 4 बैठक जो हुए, वार्षिक बैठक, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 के बाद प्रत्येक वर्ष सम्मेलन हुआ करता था, और ये 4 बैठकों में आखिर ये जो बैठक कहाँ हुए, इसकी अध्यक्षता कहाँ किसके द्वारा की गई, और इसमें जो है क्या सभी धर्मों को समानता दी गई या फिर जो है सो हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला बैठक कहाँ हुआ, बंबई में। अगर भारत की मानचित्र में आप बंबई को जाकर देखेंगे तो भारत के पश्चिमी भाग में है, कलकत्ता पूर्वी भाग में है, मद्रास दक्षिण भाग में है, और फिर चौथा जो है सो आपको इलाहाबाद में आपको हुआ। तो इस प्रकार से सभी प्रांतों को यहां पर महत्व दिया गया था। इलाहाबाद में सभी प्रांतों को महत्व दिया गया, जिससे कि लोगों के मन में एक गलत विचारधारा उत्पन्न हो। तो सभी क्षेत्रों में इसकी बैठक की जाने लगी और हर एक जगहों पर बैठक की गई। आप दूसरा महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज ओवेल। तो यहां पर मुस्लिम, ये अध्यक्षता, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम जो हमारे अध्यक्ष थे उनके द्वारा किया गया। और फिर देखिए यहाँ पर जॉर्ज ओवेल जो कि ब्रिटिश एक अधिकारी थे, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो इस प्रकार से सभी धर्मों को यहां पर समाहित किया गया। दोस्तों ये 4 जो आपको खास करके प्रथम 4 अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किए गए हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ना केवल आपको है सो चूंकि स्थान कहां हुए, उसके बाद अध्यक्ष, वर्ष, ये सभी है सो आप जरूर से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब इसके युग को देखेंगे कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युग था, चूंकि यह 2 भागों में युग को बांटा गया है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युग को। इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता थे और बाद में उग्रवादी नेता थे, उनके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 युगों में बांटा गया है। हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर अभी देखेंगे जो बोर्ड पर कुछ एक आपको जो कुछ दिख रहे हैं, उसके आधार पर यह आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इन व्यक्तियों के प्रभाव के कारण इसे 2 भागों में बांटा गया। प्रथम चरण जो है सो 1885 से 1905 का यह प्रथम चरण उदारवादी राजनीति अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग माना गया है, क्योंकि इस समय में आपको 1885 से लेकर 1905 तक इन व्यक्तियों का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर रहा। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी जो है सो उदारवादी और संयम की विचारधारा से प्रेरित थे। और ये लोग जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक तरीके से कहेंगे तो ब्रिटिश सरकार की जो सोच थी, उस विचारधारा से यह कार्य यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहे थे। तो क्या था कि उदारवाद थे और संयम से कार्य लेते थे, बहुत ज्यादा विरोध करते ही नहीं थे, और अंग्रेजों की जो भी बातें थी उसको है सो मानते थे और उनका सहयोग करने का कार्य करते थे। लेकिन 1906 से द्वितीय चरण शुरू होता है और देख सकते हैं 1906 से लेकर यह द्वितीय चरण 1919 तक चलता है, और इस पीरियड में अब जो है उग्रवादियों का उदय होता है, अर्थात अतिवादी राजनीति का उदय होता है। और उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित ये लाल बाल पाल, बहुत चर्चित व्यक्ति, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनके नेतृत्व में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सो कुछ अलग करना चाहती है। ये लोग एंग्री यंग मैन के नाम से जाने गए, क्रुद्ध तरुण लोग, बिल्कुल एकदम नवयुवक थे। और अब यह चमचई वाली सिद्धांत को नहीं मानते थे, अब यह पूरे तरीके से स्वराज्य चाहते थे। यह स्वराज्य की भाषा बोलने लगे थे, स्वराज चाहते थे। और 1906 में ही जब ही कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही थी, उसी समय में ये लाल बाल पाल कांग्रेस के भीतर में विरोध के स्वर उत्पन्न किए कि अब नहीं, बहुत हो चुका ये उदारवाद और संयम की जो राजनीति है, यह अब नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चलेगी। अब हम लोग जो है सो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें स्वराज्य चाहिए।
1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इनके द्वारा तेज स्वर में लाल बाल पाल के द्वारा प्रश्न उठाया गया स्वराज्य। किसी तरीके से दादा भाई नौरोजी चूंकि वयोवृद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और उनकी बातों को मानकर इन लोगों को रोका गया 1906 के अधिवेशन में। लेकिन 1907 का सूरत अधिवेशन अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं रोक सका था और 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। बिल्कुल दोस्तों, नरम दल और गरम दल, और ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में गरम दल एक अलग राजनीति करना शुरू किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और यह उदारवादी। और वास्तव में अगर हम बात करें तो देश की आजादी में इस सिद्धांत के द्वारा हमारा देश आजाद नहीं होता। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आगे के पलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर महात्मा गांधी का पूरे तरीके से कमांड हो गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आजाद हुआ था, तो यह सोच को बदल डालिए, क्योंकि उस समय में क्रांतिकारी वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। अगर क्रांतिकारियों के द्वारा टिट फॉर टैट जैसे को तैसा की नीति नहीं अपनाई जाती तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। चूंकि क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमला कर रहे थे ब्रिटिश अधिकारियों पर, उनके कारखानों पर, उनके कार्यालयों पर, और उसी प्रकार से बम और पिस्तौल की जवाब दे रहे थे और इस प्रकार से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे। ये इन जैसे व्यक्तियों से नहीं। तो दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में यह देखेंगे कि क्रमशः 1885 से लेकर आगे के जो अधिवेशन हुए उस अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि हम प्रश्नों को ध्यान में रखकर चलते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उसको ध्यान में रखकर उस अधिवेशन को देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चूंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी ही अगर बात कर ले तो किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की चर्चा की गई थी, स्वराज्य शब्द का को बोला गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रश्न यह आता है कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आगे बनते हैं जो कल के वीडियो में इसी के पार्ट 2 में लेकर आते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है। कभी भी ऐसा ना करें कि वीडियो को थोड़ा सा देख के चले, चूंकि आपको नौकरी निकालनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल दोस्तों को अपने शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।